नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, कहा पीएम मोदी की नीतियों से आम आदमी को फायदा नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का महाराष्ट्र के डीजीपी को आदेश, कहा राजनीतिक अपराध पर लगाएं लगाम। आगे आपको बताएंगे कि अमित शाह पर टीएमसी ने लगाया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, ईसी से नोटिस जारी करने की मांग की। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव की क्या है केवाई पॉलिटिक्स, जीत की रणनीति हुई डिकोड। और आगे आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को दिया झटका, जनसुराज के कई बड़े नेताओं को आरजेडी में कराया शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, कहा पीएम मोदी की नीतियों से आम आदमी को फायदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को वायनाड के एंगपूजा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वायनाड के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों का इतिहास बहुत समृद्ध है, आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 10 सालों में हमने लोगों के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा देखी है। मोदी की नीतियों से सिर्फ बड़े कारोबारी मित्रों को फायदा होता है, आम नागरिकों को नहीं। किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया गया था लेकिन उन्हें कभी नहीं मिला। देश भर में आदिवासी लोगों पर हमले हो रहे हैं, जिनकी जमीनें बड़े व्यापारों को सौंप दी जा रही हैं और बेरोजगारी चरम पर है। वादों के बावजूद मेडिकल कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है। जीएसटी व्यवस्था भी छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं वायनाड के इतिहास को अच्छी तरह जानती हूँ। वायनाड के लोग हमेशा सही के लिए खड़े रहे हैं। आपका इतिहास बहुत समृद्ध है, आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लगातार भाई बहनों की तरह सद्भाव से रहते आए हैं। वहीं दोस्तों, ये सभी धर्मों के गुरुओं की शिक्षाओं और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को निर्देशित करने वाले मूल्यों को दर्शाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त का महाराष्ट्र के डीजीपी को आदेश, कहा राजनीतिक अपराध पर लगाएं लगाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफ़ी सख्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को महाराष्ट्र के डीजीपी को आदेश दिया है कि वो राजनीतिक अपराध के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई करे। आयुक्त ने कहा कि ऐसे अपराध चुनावी माहौल को खराब करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मंगलवार को झारखंड, महाराष्ट्र और उनके सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजनीति से प्रेरित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव से पहले राज्यों में नकदी, शराब और अन्य उपहारों सहित अन्य प्रलोभनों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। चुनाव की घोषणा होने के बाद से अब तक 345 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। इसमें झारखंड में 114 करोड़ और महाराष्ट्र में 175 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, जबकि शेष जब्ती उपचुनाव वाले राज्यों में की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह पर टीएमसी ने लगाया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग से नोटिस जारी करने की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पश्चिम बंगाल की अपनी हालिया यात्रा के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य में आधिकारिक समारोह में राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दोस्तों, अमित शाह के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग की गई है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव आयोग से भाजपा नेता को कारण बताओ नोटिस जारी करने की भी अपील की और चुनाव आयोग से उपचुनाव वाले जिलों में आधिकारिक समारोह में उन्हें राजनीतिक टिप्पणी करने से रोकने का निर्देश मांगा है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के बारे में आपका तत्काल ध्यान चाहते हैं, जो उत्तर 24 परगना के पेट्रोपोल में एकीकृत चेक पोस्ट, यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव की केवाई पॉलिटिक्स, जीत की रणनीति हुई डिकोड। जी हां दोस्तों, यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को मतदान को 23 नवंबर को परिणाम आएगा। भाजपा सपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यूपी उपचुनाव भाजपा सपा के लिए नाक का सवाल बन गया है। इस बार अखिलेश यादव ने केवाई पॉलिटिक्स पर फोकस किया है, क्योंकि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि अगर सीटें जीतनी है तो ओबीसी के इन दोनों वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। दोस्तों,
केवाई मतलब कुर्मी और यादव से है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने करहल से तेज प्रताप यादव, सीमामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मीरापुर सुंबुल राणा और कटेहरी से शोभावर्ती वर्मा समेत गाजियाबाद से सिंह राजा जाटव को यहां पर चुनावी मैदान में टिकट दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को दिया झटका, जनसुराज के कई बड़े नेताओं को आरजेडी में कराया शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के साथ साथ नीतीश कुमार को भी झटका दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। कटिहार के बरारी प्रखंड के जनसुराज व जेडीयू पार्टी के से जुड़े कई कद्दावर नेता ने पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर राजद का दामन थाम लिया है। जनसुराज के संविधान सभा के सदस्य जाने पहचाने सामाजिक क्षेत्र से जुड़े चर्म व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनुल हक के नेतृत्व में बरारी प्रखंड के 2 दर्जन लोगों ने आरजेडी की सदस्यता ली। इसमें बरारी प्रमुख प्रतिनिधि सहित मुखिया व मुखिया प्रतिनिधि शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टाटा प्लांट के उद्घाटन पर गरमाई राजनीति, शरद पवार बोले महाराष्ट्र के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में एयरबस टाटा के प्लांट के उद्घाटन पर शरद पवार ने आरोप लगाया है कि यह परियोजना पहले महाराष्ट्र में लगने वाली थी, लेकिन पीएम मोदी के हस्तक्षेप से गुजरात में स्थानांतरित कर दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के बड़ौदा में एयरबस टाटा के असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया। इसके उद्घाटन के बाद से ही इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बुधवार के कांग्रेस के आरोप के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के दिग्गज नेता व एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी केंद्र सरकार पर यही आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक राज्य के विकास की चिंता नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ये प्लांट महाराष्ट्र में लगने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर इसे गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, सोमवार को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने महाराष्ट्र के साथ पक्षपात किया है। रमेश ने आरोप लगाया कि पहले ये प्लांट महाराष्ट्र में लगने वाला था, लेकिन पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद इसे गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने इस मुद्दे को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि राज्य की जनता विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। पवार ने कहा कि रतन टाटा चाहते थे कि ये परियोजना महाराष्ट्र में लगे और उनके सुझाव पर नागपुर MIDC क्षेत्र में 500 एकड़ का प्लॉट इसके लिए चिन्हित किया गया था। ये मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान की बात है, जिसका मैं हिस्सा था। पवार ने बताया कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रतन टाटा को फ़ोन करके इस प्लांट के गुजरात में स्थापित करने के लिए कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शाइना एनसी की मुश्किलें बढ़ाएगी, बीजेपी के ही सीनियर नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे, बोले ये म्यूजिकल चेयर गेम नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबा देवी विधानसभा सीट पर इस बार महायुति को भीतरघात के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सीट पर महायुति के उम्मीदवार के तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शाइना एनसी को चुनाव मैदान में उतारा है। अब खबर यह है कि इस सीट पर बीजेपी के नेता अतुल शाह ने बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मुंबा देवी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है। बीजेपी द्वारा टिकट न दिए जाने से नाराज अतुल शाह ने निर्दलीय पर्चा भरने के सवाल पर कहा कि इसके पीछे कारण है, मैं पिछले कई सालों से इस इलाके में सक्रिय हूं और अब यहाँ ये चुनाव के सीजन में किसी और को टिकट देना ये कोई म्यूजिकल चेयर का गेम नहीं है बल्कि चुनाव है। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप को जीतने की संभावनाओं और कैंडिडेट द्वारा किए गए काम पर विचार करना चाहिए था। पार्टी के पास अभी भी अपना फैसला चेंज करने का टाइम है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वफादार हूं, मैं पार्टी लीडरशिप से अपील करता हूं कि वो अपनी गलती सुधारें, अभी भी समय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फूट कर रोए, खाना भी छोड़ा, शिवसेना से टिकट न मिलने पर लापता हुए शिंदे विधायक। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। राज्य में उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान लगभग हो ही चुका है। इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा विधानसभा का टिकट देने से मना किए जाने के बाद शिवसेना के अकेला विधायक श्रीनिवास वंगा सोमवार से लापता हैं।
इस बात की जानकारी उनके परिवार ने दी है। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि पालघर विधायक पिछले 2 दिनों से परेशान थे। इतना ही नहीं, वह आत्महत्या करने का भी विचार कर रहे थे। वंगा की पत्नी ने मीडिया को बताया कि वंगा ने खाना पीना छोड़ दिया था और सोमवार शाम को बिना किसी को बताए घर से चले जाने तक रोते रहे थे। उन्होंने बताया कि उसके बाद विधायक से संपर्क नहीं हो पाया और उनके दोनों फ़ोन भी बंद हैं। दिवंगत बीजेपी सांसद चिंतामन वंगा के बेटे श्रीनिवास ने 2019 के विधानसभा चुनाव में पालघर सीट से शिवसेना उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। उस समय शिवसेना में बंटवारा नहीं हुआ था। शिवसेना के बंटवारे के बाद में वंगा ने शिंदे का समर्थन किया था और वंगा को लग रहा था कि शिवसेना उन्हें फिर से अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन पार्टी ने पूर्व सांसद राजेंद्र गावित को मैदान में उतार दिया है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।